और इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मिशाल मलिक साहिबा, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मिशाल आपका, आपके वक्त का। और मिशाल, आज यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा, आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कश्मीरियों को हक़ देंगे कि वो खुद फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ वो रहना चाहते हैं या फिर आज़ाद। इमरान खान साहब के इस बयान को आप किस नज़र से देख रही हैं, कश्मीरी किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये वेलकम स्टेप है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कहा है, और मैं आज के दिन सारी पाकिस्तानी अवाम की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर पे पाकिस्तान का मीडिया, सिविल सोसाइटी, हर बच्चा जो है पाकिस्तान का, वो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ कर रहा है। और आज के दिन जो प्लेज किया है, सारी कौम की ये तर्जमानी और ये आवाज़ है कि जब तक कि कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। अच्छा मिशाल, इमरान खान साहब ने मोदी को इससे पहले भी हमने देखा और आज भी कश्मीर के हवाले से पेशकश की है कि भारत जो है वो मसला कश्मीर के हल में इखलास का मुजाहरा करे। हम 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने देखा कि भारत हमेशा मुज़ाकरात से इनकारी रहता है। कश्मीर पे जो जुल्म है उसका सिलसिला भी जारी है। अब ऐसे में जो नई अमरीकी इंतज़ामिया है, आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आधी सदी गुजार दी है पाकिस्तान और इंडिया की डायलॉग के अंदर, और उसमें हमेशा से हुर्रियत क़यादत ने साथ दिया है एक पुरअमन हल के लिए डायलॉग के थ्रू। मगर हर दफ़ा हिंदुस्तान ने धोखा दिया है। ताशकंद से लेके शिमला के बाद और भी कितने न्यूमरस इंडो पाक डायलॉग्स हुए हैं। आगरा समिट आप ले लें, लाहौर अकॉर्ड ले लें आप, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ट्रेड डिप्लोमेसी, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी, अमन की आशा, 4 पॉइंट जनरल मुशर्रफ के, हर दफ़ा हिंदुस्तान ने बैक ट्रैक किया है। और अब तो खैर मोदी सरकार ने तो वो हद ही कर दी है कि उसने सारी जो बायलैटरल और इंटरनेशनल ट्रीटीज़, नॉर्म्स, कन्वेंशंस और यूएन की जो करारदादें हैं उनको तोड़ दिया है। तो अब पाकिस्तान को फॉर्मली ये अनाउंस कर देना चाहिए कि शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है डायलॉग की। तो अब पाकिस्तान का फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि यूएन की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी मिले, इसलिए हमारा केस इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाया जाए और हिंदुस्तान को ब्लैकलिस्ट कराया जाए। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डाई हार्ड फॉलोअर मोदी है, और इसके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। और जो नुकसान इसने किया है कश्मीरियों के साथ, पहले उनकी आर्मी थी, अब उनकी आवाम वहाँ पर आके एक मिनी इंडिया में तब्दील कर रही है, और डेथ सेल्स में रखा हुआ है हुर्रियत रहनुमाओं को, और आवाम को छलनी किया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनको टॉर्चर सेल्स में रखा जा रहा है। तो ऐसे में पीस हिंदुस्तान से हमें नहीं मिल सकता, हमें इंटरनेशनली हेल्प चाहिए। इंटरनेशनल, चाहे अदालतें हो, आईसीजे हो, आईसीसी हो, सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू हिंदुस्तान पे डिफेंस, इकोनॉमिक और लीगल सैंक्शंस लगाने का ये वक्त है। अच्छा मिशाल, मुझे बड़ा दुख होता है जब इंसानी हकूक़ की बात की जाती है। इंसानी हकूक़ के लंबरदार बड़े बड़े चैंपियन बने बैठे होते हैं और वो बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के दिन मनाए जाते हैं, तो कश्मीर इन लोगों को नज़र नहीं आता। इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई कि भारत इतना जुल्म कर रहा है कश्मीर में, इसकी रोकथाम के लिए जो आलमी इदारे हैं इतने बेबस क्यों हैं? देखिए, अब हमें ये फोकस करना चाहिए इस बात पे कि जो बेबस हैं या अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, मगर दुनिया को एक झलक लॉकडाउन की देखी है कि किस तरह आपके सामने आपके लव्ड वन जो हैं वो फौत हो जाते हैं, या उनको मार दिया जाता है, या उनके ऊपर दहशतगर्द, मतलब उनको हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना की वजह से कितनी नौकरियां चली गई हैं, एक पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। तो एक थोड़ा रिलेटेबल चीज़ है कि कश्मीर में हालांकि जो लॉकडाउन होता है वो दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि वो लॉकडाउन होता है हमें मारने के लिए, घरों में इनकाउंटर्स करने के लिए। तो मैं समझती हूँ इस वक्त दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए। ये एक स्टिकिंग न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जिसके बीच में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना भी हैं। अब 3 ममालिक हैं और एक निहत्ती कौम है, और अगर दुनिया अब भी इसके ऊपर लापरवाही करेगी और इसको मामले को साइडलाइन पे करेगी, तो मैं समझती हूँ कोई देर नहीं है कि यहाँ पे एक माइक्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज मोदी सरकार की तरफ से हो जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दुनिया की जो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है वो कश्मीर के पुरअमन हल के साथ है, और वो तभी हो सकता है जब कश्मीरी वहाँ पे ज़िंदा रहेंगे, वहाँ के लीडरशिप को मार नहीं दिया जाएगा, उनकी जानों को बचाया जाएगा, तो तभी वो मुमकिन है, वरना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है। और मैं समझती हूँ जो अमेरिका के अंदर भी जो बाइडन और जो कामला हारिस ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी बात की थी, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स,
उसके ऊपर वो एक्शन लें, उसके ऊपर वो आवाज़ उठाएं। और जो आर्टिकल रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A पे भी बात की उन्होंने, इस ऑर्डर को रिवर्स किया जाए और ह्यूमन राइट्स की हालत के ऊपर। और सिक्योरिटी काउंसिल के 3 सेशंस हो चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर, जो पहले 50 सालों में नहीं हुए हैं। और फिर UN की रिपोर्ट्स आई हैं। फिर हिंदुस्तान की जो झूठा प्रोपेगेंडा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने खुल के आ रहा है डिसइंफो लैब की सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतना कुछ सामने आ रहा है फिर भी ये लोग बेबस है, मुझे हैरानी होती है। ये जानबूझ के गूंगे बहरे बने हुए हैं और ज़मीर भी इन लोगों ने अपने मारे में। कोरोना के बाद, जैसा कि आपने लॉकडाउन की बात भी, कोरोना को देखने के बाद जिस लॉकडाउन में खुद रहना पड़ा, फिर तो कश्मीर की तकलीफ, कश्मीरियों की तकलीफ ज़्यादा महसूस होनी चाहिए थी अगर कोई इंसान हो, किसी का ज़मीर जिंदा हो। अच्छा मिसाल, मकबूजा कश्मीर में जो अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की बाकायदा साजिश की गई मोदी सरकार के जो काले कवानीन है, क्या ये मुनज़्ज़म नस्ल कुशी नहीं है? इसे कैसे रोका जा सकता है आपके मुताबिक? देखिए, ये इतनी खौफनाक चैलेंज है कश्मीरी कौम के लिए, हमारी क़यादत के लिए, हमारी लाजवाल कुर्बानियों के लिए कि 70 साल से ऊपर हमने निहत्ता मुकाबला किया है हिंदुस्तान की आर्मी का, कफन बांध के इस तहरीक को चलाया है। और इस वक्त जो कुर्बानियाँ कश्मीरी कौम दे रही है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इस जो 2019 के अंदर 5 अगस्त को जो इक़दाम उठाया, जो लॉफेयर एक जेनोसाइड का एक्ट पास किया, जो हाईएस्ट और मोस्ट अनफॉरगिवेबल क्राइम है दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे तो हमारा एक कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पे बन रहा है, हमें ज़िंदा दफनाया जा रहा है। और वहाँ पे RSS और शिवसेना के गुंडे और उनके ख़ानदानों को वहाँ पे मलकियत के राइट्स दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। हज़ारों एकड़ लैंड के ऊपर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के लिए कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम सारा सीज़ कर दिया हिंदुस्तान ने, अपने कंट्रोल में ले लिया है। सारे जॉब कोटा, सारी जो एजुकेशनल सीट्स थी हमारी, वो हमारी ले ली हैं इन्होंने, और हमें रेफ्यूजी बना दिया, स्टेटलेस बना दिया। और वो भी आपको याद रखना चाहिए फ़िज़ा, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को प्रिवेल होना चाहिए। यहाँ पे हिंदुस्तान का लॉ नहीं है जो कि लीगली तौर पे नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता। और हिंदुस्तान का लॉ आपको पता ही है क्या कश्मीरियों के लिए, वो सारे काले कवानीन, टाडा, पोटा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, वो काले घिनौने कानून जिसके तहत हिंदुस्तान की आर्मी को ये लाइसेंस दिया हुआ है कि वो हमारी आवाम की नस्ल कुशी करें और उसके ऊपर उनकी प्रमोशंस हों, उनको लाखों डिविडेंड्स मिले और उनको कोई पनिश नहीं कर सकता। तो ये हमारी डिमांड है दुनिया से कि यहाँ पे जो इंसाफ हमें चाहिए वही इंसाफ हमें चाहिए। हम कुछ ज़्यादा दुनिया से मांग ही नहीं रहे, हम आज़ादी मांग रहे हैं। जो हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, हर परिंदा, हर अल्लाह ताला की मखलूक कि उसको आज़ाद अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ये कौन होते हैं कि एक पूरी कौम की शनाख्त छीन लें और उनको एक कब्र के अंदर तब्दील कर दें। और यहाँ तक कि हमने अपने जवानों की कब्रें खोदी हुई हैं और उनकी लाशें नहीं मिल रही हमें। अच्छा विशाल, जो पाकिस्तानी अभी जो PTI की गवर्नमेंट है, खासतौर पे इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है कश्मीर के मसले पर। आपने भी देखा होगा कि इससे पहले भी जितने भी वज़ीर आज़म आए पाकिस्तान में, किसी ने इस तरह हाईलाइट नहीं कि कश्मीर के मसले को आलमी फोरम्स पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर। आप कैसे देखती हैं, आप लोग मुतमईन हैं बतौर कश्मीरी पाकिस्तान के किरदार से? और सिफारती हल आपको क्या लगता है कि मज़ीद आपको क्या हल नज़र आता है, मज़ीद सिफारती सतह पर क्या करना चाहिए? देखिए फ़िज़ा, आप खुद भी सोच लें, मैं हमेशा से शुक्रगुजार रही हूँ, पाकिस्तान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मगर जब शहरा कट जाए, पाकिस्तान की लाइफलाइन कट जाएगी, तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान उठेगा, आवाज़ उठाएगा, हुकूमत वक्त भी उठाएगी। ये इनकी जिम्मेदारी है और ये इनका फ़र्ज़ है। और जो कुर्बानियाँ 70 साल से कश्मीरी कौम दे रही है, उनके खून के ऊपर पाकिस्तान को पानी मिलता है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। ये ना हो कि एक दिन आए कि पानी की जगह यहाँ नलकों में कश्मीरियों का सिर्फ खून ही आए। तो ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे तो बहुत अरसा पहले ही कश्मीर एमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए थी। जिस दिन 5 अगस्त को ये लॉफेयर किया गया, यहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक टाइज हिंदुस्तान से ख़त्म कर देने चाहिए जब तक कि कश्मीरियों के खिलाफ जो जेनोसाइड का ऑर्डर दिया हिंदुस्तान ने वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो अभी तो बहुत से इकदाम उठाने की ज़रूरत है और दुनिया की अदालतों के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत है, क्योंकि 50 साल दुनिया यही समझती रही है कि शिमला के मुताबिक ये एक बायलैटरल इशू रह गया है, या आपस में ही लड़ते हैं और फिर बैठ जाते हैं डायलॉग के लिए। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है, एक पूरी निहत्ती और एक बेज़ुबान कौम की, जिसकी सारी लीडरशिप इस वक्त जेलों में बंद है, जिनको फांसी दी जा सकती है, जिनके कोई ख़ानदानों के साथ उनका राब्ता नहीं है, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस वक्त तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इमरान खान के ऊपर और इनकी काबीना के ऊपर, इनकी हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान की अवाम पे, पाकिस्तान के हर एक इदारे के ऊपर।
अच्छा, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मिसाल, यासिन मलिक साहब को भी घर से गिरफ्तार किया गया था काबिज भारतीय फ़ौज की जानिब से। गिरफ्तारी के बाद आपका कोई रब्ता हुआ उनसे? कैसी तबीयत है उनकी? फिज़ा, कोई रब्ता नहीं हुआ। और ये भी आपको सुन के शौक भी हुआ होगा कि जंगों के अंदर भी कहीं भी या कोई दहशतगर्द भी कोई अरेस्ट किया जाता है ना, जो दहशतगर्दी के बॉम्ब ब्लास्ट में, उनको भी राइट्स दिए जाते हैं एक बेसिक प्रिजनर के। और हिंदुस्तान खुद जिनीवा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स का सिग्नेटरी है, मगर ये तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर, एक अजीम तरीन लीडरशिप है जो हमारी वहाँ पर है। मुझे फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं है। हमारी बेटी तड़प गई, और आज के दिन जब पूरे मुल्क में हुर्रियत रहनुमाओं के पोस्टर्स लगे हुए, बच्ची हर सिग्नल पे गाड़ी रुकवाती है जहाँ वालिद की तस्वीर है और जाके चूमती है और रोती है कि काश मैं अपने वालिद की आवाज़ ही सुन लूँ। तो ये तो आलम है कि हमें ना वहाँ जाने दिया जाता है, ना हमें इजाज़त है कोई टेलीग्राम भेज सकें। बच्ची ने ख़त पकड़ा हुआ है कि कब वो मेरे वालिद को तिहाड़ की जेल के अंदर मिले। जुल्म की इंतहा है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।